नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू। 15 जिलों की 73 सीटों के लिए अधिसूचना जारी। 24 जनवरी तक नामांकन। उत्तर प्रदेश में आज हो सकता है महागठबंधन का ऐलान। अखिलेश ने कहा बढ़ती जाएगी साइकिल। रणनीति पर चर्चा के लिए मुलायम और शिवपाल की बैठक। पंजाब बीजेपी प्रमुख विजय सांपला ने की इस्तीफे की पेशकश। टिकट बंटवारे से नाराज। दिल्ली में आला नेताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस। वोटरों को पैसे लेने के लिए उकसाने का आरोप। 19 जनवरी तक मांगा जवाब। और आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। पहले चरण के तहत 15 जिलों की 73 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 24 जनवरी है। 25 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 फरवरी को होगा। पहले चरण में 2,59,86,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण के लिए 14,514 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साइकिल का चुनाव चिन्ह और समाजवादी पार्टी का नाम अखिलेश यादव को मिलने के बाद महागठबंधन की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसका आज ऐलान हो सकता है। वहीं मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आज फिर बैठक करने वाले हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने अपने 42 पेज के आदेश में साफ कर दिया कि अखिलेश गुट ही असली समाजवादी पार्टी है। पहली सीढ़ी हमने वो पार कर ली है। समाजवादी पार्टी अब हमारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनेगी। चुनाव आयोग ने साइकिल का निशान अखिलेश यादव को देने का फैसला सुनाया तो समर्थक जश्न में डूब गए। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर जमकर आतिशबाजी हुई। फैसले के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश ने पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। अखिलेश ने ट्वीट किया कि साइकिल चलती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। रामगोपाल यादव ने भी उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की उम्मीद जताई है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे। ये अखिलेश जी ने भी कहा था और मेरी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं हुई है, लेकिन ऑल ऑप्शंस आर ओपन। चुनाव के वक्त ये फैसला अखिलेश यादव के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। समर्थक भी मान रहे हैं कि चुनाव चिन्ह पर फैसला हो जाने के बाद अब पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। ये सिर्फ सिंबल की नहीं, समाजवादी पार्टी की 2017 में चुनाव में जीत की सुनिश्चितता है। आप मान लीजिए आज ही जीत हो गई और हम लोग जैसा कि पहले तय किया गया था कि नेताजी के संरक्षण में और माननीय अखिलेश यादव जी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से चुनाव जीत के आएंगे। संख्या बल में तो अखिलेश यादव पहले ही भारी नजर आ रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग से साइकिल चुनाव चिन्ह का आवंटन के बाद अब ये बात साफ हो गई है कि राजनीति के दांव पेच में भी अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव को मात दे दी है। इस फैसले को मुलायम सिंह यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फैसले के बाद शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। आयोग ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश गुट की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाला धाड़ा ही असली समाजवादी पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक तरफ तो मुलायम सिंह जी कहते हैं कोई स्प्लिट नहीं हुई और दूसरी तरफ अमर सिंह की चिट्ठी है रिकॉर्ड पे जो कहते हैं कि एक अखिलेश ग्रुप का स्प्लिंटर ग्रुप है। तो दोनों चीजें तो हो नहीं सकती। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा और इस पे फैसला करना होगा कि किसके पास बहुमत है, भारी बहुमत है। 1 जनवरी को रामगोपाल की ओर से बुलाए गए अधिवेशन में अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद अखिलेश और मुलायम गुट ने आयोग में चुनाव चिन्ह पर दावा किया। पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह के फैसले को लेकर राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अखिलेश यादव को बधाइयां दी हैं। हम बधाई देते हैं अखिलेश जी को और हम अपील करते हैं नेताजी से, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, कि ये देश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है और ये टूट का फायदा लेना चाहते थे लोग। अब नेताजी से मेरा अपील है कि आप अब एक क्षण भी मत देर करें और अखिलेश को, आपकी पार्टी बच गई, अखिलेश को आशीर्वाद दीजिए। जब बारी आई उनकी देने की जवाब, तब वो अपने सिर फुटबल में परिवार के कलह में उलझे हुए थे। तो अब उत्तर प्रदेश को युवराज नहीं चाहिए, परिवारवाद नहीं चाहिए, जाति और धर्म की जो राजनीति करने वाले हैं वो लोग नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को विकास देने वाली सरकार चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता के फायदे के लिए वो गठबंधन करने से पीछे नहीं हटेगी। जहाँ तक अलायंस की बात है, समाजवादी पार्टी की शुरुआत की गई थी, अखिलेश जी ने इसकी बात शुरू की मीडिया के सामने, और मैं ये समझता हूँ कि एक दिन और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हम आज भी 403 पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के आवाम के हक़ में कोई चीज़ सामने आती है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता पंचानन मिश्रा का, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। पंचानन, एक लड़ाई जीत ली है, अब सामने चुनाव जीतने की तैयारियां हैं और ज़रूर अखिलेश यादव चाहेंगे कि उनकी साइकिल इस चुनाव में जीत दर्ज करे। ऐसे में गठबंधन के फॉर्मूले की बातें बाहर आ रही हैं। दोनों ही तरफ से साफ संकेत, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ संकेत मिले हैं कि गठबंधन होगा। किस तरह की सुगबुगाहट है इसे लेकर, और क्या क्षेत्रीय पार्टियां भी कई साथ आ सकती हैं? क्या अपडेट है? जी हाँ प्रीति, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। अखिलेश यादव ने जो अपना पहला बड़ा इम्तिहान था वो जीत लिया है और उस जीत के बाद से ही जो चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया, पहले हम ये बता दें कि अखिलेश यादव के कैंप में किस तरह से खुशी का माहौल है। आप मेरे दाहिनी तरफ ये देख सकते हैं कि कल से जो सिलसिला शुरू हुआ था, कल शाम से इलेक्शन कमीशन का जो नतीजा आया था, उसके बाद से जो जश्न का वो अभी तक यहाँ कायम है। अपने नेता अखिलेश यादव को लोग यहाँ चाहते हैं और उनके लिए यहाँ पर जमा हो रहे हैं। हम इस समय उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के दफ्तर 19 विक्रमादित्य मार्ग में है। अब दूसरी बात यह है कि अब जो कल के बाद आज जो बड़ी बात होने वाली है वो ये है कि जो महागठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उसका अलायंस हो सकता है। उसकी बात पहले ही कही जा रही थी। अखिलेश यादव कैंप को अगर उनको लग रहा था कि अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो जरूर ये होगा और आज कांग्रेस के साथ ही गठबंधन, महागठबंधन का ऐलान हो सकता है, क्योंकि आज ही वो पहला दिन है जब नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए, जो 7 चरणों में होने हैं। तो आज से नॉमिनेशन फाइल होने हैं, तो इसीलिए सूची आनी है, मैनिफेस्टो रिलीज होना है समाजवादी पार्टी का, और साथ ही उसके पहले महागठबंधन की जो बात है वो शायद अंजाम दी जाएगी। ये दोनों ही पार्टियां इस बात को कह चुकी हैं कि महागठबंधन हो रहा है। औपचारिकता बस बची है ऐलान होने का। तो आज ही अखिलेश यादव हो सकता है पार्टी दफ्तर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, जिसके बाद ये सारी चीजें होंगी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हो सकती है। तो आज का दिन यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के लिए काफी गहमा गहमी भरा दिन है। बिल्कुल, और इन सब के बीच नजरें मुलायम सिंह यादव के कदम पर भी हैं। क्या इसे लेकर कुछ पता लग पा रहा है? आज शिवपाल यादव के साथ बैठक भी होनी थी, क्योंकि अखिलेश ये पहले से ही साफ कर चुके हैं कि संरक्षक मुलायम सिंह यादव ही रहेंगे। उनके कदम का जरूर इंतजार है कि मुलायम सिंह यादव क्या करते हैं। इसे लेकर कुछ पता लग रहा है? जी हाँ, देखिए ये बात ठीक है। कल मुलायम सिंह यादव ने इलेक्शन कमीशन का जो वर्डिक्ट है उससे ठीक पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और काफी तल्ख बातें भी अखिलेश यादव के लिए कही थी कि कुछ ऐसा अखिलेश यादव कर रहे हैं जो कि मुस्लिमों के खिलाफ जा रहा है और वो मुलायम सिंह यादव की बातें नहीं सुन रहे हैं। लेकिन उसके बाद से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के घर में बैठक चल रही है, जहां शिवपाल यादव और अंबिका चौधरी और कुछ और उनके जो पार्टी के समर्थक हैं वो मौजूद हैं। अगले कदम की यहां पर हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन कल मुलायम सिंह यादव ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन का अगर उनके खिलाफ वर्डिक्ट आ सकता है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा समर्थक मान नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो मुलायम सिंह यादव अखिलेश को समर्थन जरूर देंगे और हो सकता है कि वो इस चुनाव लड़ने की बात से पीछे भी हट जाए। लेकिन ये देखना होगा, अभी ये सब सिर्फ कयास हैं। तो कुछ देर में तस्वीर साफ हो सकती है कि मुलायम सिंह यादव का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जैसा कि हमने लालू प्रसाद यादव को सुना कि मुलायम सिंह यादव को बड़ा दिल दिखाते हुए अब अखिलेश को समर्थन करना चाहिए, जिससे कि समाजवादी पार्टी के लिए आगे का रास्ता साफ हो। तो कुछ हद तक जो जानकार है वो यही मानते हैं कि कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इंतजार करना होगा कि मुलायम सिंह का अगला कदम क्या होता है। बिल्कुल, और इस बीच एक बार फिर बता दें, अखिलेश यादव ने बात फिर से दोहराई है कि मुलायम सिंह यादव के साथ उनका
मन भेद किसी तरह का नहीं है और इस बात को लगातार दोहराते पहले भी रहे हैं कि संरक्षक मुलायम सिंह यादव ही रहेंगे। आज जैसा हमें अपडेट दे रहे हैं पंचानन बैठक शिवपाल यादव, माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव की चल रही है, उनके कदम पर भी सबकी नजरें हैं। फिलहाल पंचानन बहुत बहुत शुक्रिया, इस अपडेट को आपने लखनऊ से हम तक पहुंचाया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक टाल दी गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बाकी बचे उम्मीदवारों पर अब कल होने वाली बैठक में विचार किया जाएगा। इससे पहले पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची कल जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के लिए जारी पहली सूची में 149 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें 56 ओबीसी उम्मीदवार हैं। पहली लिस्ट में 11 फरवरी और 15 फरवरी को होने वाले पहले और दूसरे दौर के ज्यादातर उम्मीदवार हैं। चुनाव समिति के सचिव जेपी नड्डा ने कल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने सरधना से संगीत सोम को टिकट दिया है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मथुरा से श्रीकांत शर्मा को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अमरोहा के नौगावा सादात सीट से चेतन चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। सहारनपुर के एसपी संजय सिंह के मुताबिक उनकी एमआईएम पर बिना अनुमति सरकारी, धार्मिक और सार्वजनिक स्थल पर पार्टी के प्रचार प्रसार से संबंधित पोस्टर लगाने का आरोप है। इनके अलावा पार्टी उम्मीदवार तलत खान पर भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी पोस्टरों को हटवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात पंजाब की। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद पार्टी में विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री और पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला टिकट बंटवारे से नाराज हैं। उन्होंने लिस्ट में शामिल कुछ नामों पर ऐतराज जाहिर किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के लिए वो आज दिल्ली आए हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है बीजेपी के लिए। कल ही बाकी 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने इस्तीफे की पेशकश की है और तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के लिए वो आज दिल्ली में आए हुए हैं। और ख़बर ये भी है कि उन्होंने आज दिल्ली आकर कुछ नेताओं से मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं विजय सांपला और इस बारे में अब क्या ज़्यादा अपडेट है इसके लिए हम रुक करेंगे। पंजाब में मौजूद है हमारे संवाददाता विशाल दहिया। विशाल, क्या पता लग रहा है बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि चुनाव मुहाने पर हैं और बड़ी जिम्मेदारी सांपला के पास थी, हालांकि अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस्तीफे की बात को लेकर आधिकारिक तौर से ना ही तो विजय सांपला के कार्यालय की तरफ से कोई बयान आया है, ना ही पार्टी की तरफ से आया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं पार्टी के वो बता रहे हैं कि कल जो लिस्ट जारी की गई थी बीजेपी के 6 जो उम्मीदवार हैं और 23 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उसमें से आखिरी 6 उम्मीदवार जिनके नाम तय नहीं किए गए थे उनके नाम पार्टी ने कल लिस्ट जारी की थी और उन नामों में से 2 नामों को लेकर विजय सांपला को आपत्ति थी और इस आपत्ति को लेकर सूत्र बताते हैं कि विजय सांपला ने अपना इस्तीफा सौंपने की पेशकश की थी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के पद से वो भी और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो शामिल हैं उस पद से भी। हालांकि उनको मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो पार्टी के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि क्योंकि समय ज्यादा पार्टी के पास नहीं बचा है, 18 तारीख यानी कि कल का दिन है आखिरी दिन नॉमिनेशन फाइल करने का सभी उम्मीदवारों के लिए पंजाब में। तो इस वक्त पार्टी किसी उम्मीदवार को बदलना नहीं चाहेगी और जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है उन नामों पर विजय सांपला को मनाने की कोशिश की जा रही है। सांपला इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत से मुलाकात की है। गहलोत पंजाब मामलों के प्रभारी हैं बीजेपी के और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि गहलोत से जो मुलाकात उन्होंने की है उसमें शायद विजय सांपला को जो एक तरीके से कहा जाए कि उनकी मान मुनव्वल करने की कोशिश की गई है। इस वक्त
जरूर बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका साबित होगा अगर सांपला अपने जो जिम्मेदारी है उससे इस्तीफा देते हैं तो। और पार्टी के जो आला कमान है और रणनीतिकार हैं वो जरूर चाहेंगे कि इस तरह का कोई संदेश न जाए। पार्टी के जो वोटर्स हैं, खासतौर पे विजय सांपला का काफी जिसे कहा जाए कि कुछ इलाकों में बहुत जबरदस्त पकड़ जिसे कही जा सकती है वो है यहाँ। और पार्टी जरूर इस वक्त ऐसी कोई स्थिति नहीं चाहेगी जहां उनके किसी भी बड़े नेता को इस वक्त नाराज नेता के तौर पर उभरते हुए देखा जाए। बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव मुहाने पर है, पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो बैकफुट पर किसी भी पहलू पर आए। और जरूर जिस तरह की आप बात कह रहे हैं कि आधिकारिक घोषणा, कहीं से आधिकारिक बयान नहीं आया है, ऐसे में हो सकता है विजय सांपला को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही हो बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बचे अपने 6 उम्मीदवार भी सोमवार को घोषित किए हैं। पंजाब में जिन 6 लोगों के नामों की घोषणा की गई है उनमें अमृतसर उत्तर से अनिल जोशी, जालंधर सेंट्रल से मनोरंजन कालिया और आनंदपुर साहिब से परमिंदर शर्मा का नाम भी शामिल है। मौजूदा 2 मंत्रियों मदन मोहन मित्तल और चुन्नीलाल भगत को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। बीजेपी पंजाब की 117 सीटों में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी पर उसकी सहयोगी अकाली दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की सूची सोमवार को जारी कर दी। पार्टी ने प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी सीट से लड़ने की अमरिंदर सिंह की मांग मान ली है और उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया है। अमरिंदर सिंह अपनी परंपरागत सीट पटियाला शहर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर पूर्व से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि परगट सिंह को जालंधर कैंट से टिकट दिया गया है। इस तरह कांग्रेस ने पंजाब की कुल 117 में से 114 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी को 3 सीटों मानसा, लुधियाना पूर्व और अमृतसर दक्षिण पर उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है। पंजाब में नामांकन का कल आखिरी दिन है, जबकि 4 फरवरी को मतदान होना है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। हमारे संवाददाता विशाल दहिया से खास बातचीत में उन्होंने प्रकाश सिंह बादल को उनकी गृह सीट लांबी से हराने का दावा किया। साथ ही उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस का अकाली दल और आम आदमी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है और ये दोनों दल बहुत पीछे चल रहे हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। सभी पार्टियों के बड़े राजनीतिक नेता इस वक्त सड़क पर उतर चुके हैं वोट मांगने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और भूतपूर्व मुख्यमंत्री। सर, सबसे पहला सवाल ये कि आपने ऐलान किया कि आप लांबी से भी लड़ना चाहते हैं और पटियाला से भी लड़ना चाहते हैं। लांबी से क्यों, और अगर लांबी से लड़ रहे हैं तो पटियाला से भी क्यों? पटियाला तो मेरा शहर है और मैंने अपनी सियासी जिंदगी पटियाला से शुरू की थी, तो ये मेरी लास्ट इलेक्शन है। तो आई वांट टू हैव माय लास्ट इलेक्शन भी पटियाला से मैं लड़ना चाहता हूँ। ये तो बहुत देर की मेरी प्रोग्राम बना हुआ है। लंबी का तो मैंने अभी सोचा कि इस चीफ मिनिस्टर जो इतना 10 साल में बेड़ा गर्क कर दिया ना पंजाब का, इनको सबक सिखाना चाहिए। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लेकर आपने बड़े तंज कसे हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इंटरव्यूज हो या फिर अभी पब्लिक रैलीज में आज हमने देखा। क्यों ऐसा? क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी एक पोटेंट फोर्स है? ये ट्रायंगुलर मुकाबला है पंजाब में? देयर इज नो ट्रायंगुलर मुकाबला, ना हमारा किसी से मुकाबला, ना अकालियों से, ना ट्रायंगुलर से केजरीवाल से। इट इज ए क्लियर वी आर अहेड। ये दोनों पार्टी नीचे जा रही हैं, सब सर्वेज यही शो कर रही है, हमारी फील्ड भी, हमारी एक्सपीरियंस भी ये कहती है। ड्रग मेनेस की आपने बात की, आप कह रहे हैं कि लगातार हर बार आप रैली में, मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि 4 हफ्ते में आप उसे खत्म कर देंगे। किस तरह से, क्या प्लान रहेगा? भाई, कोई सारी दुनिया को मालूम है कौन करता है, कहाँ रखते हैं, कहाँ से ले आते हैं, कहाँ बेचते हैं, कौन पैसे बनाता है, कौन नहीं जानता पंजाब में। तो हमें 4 हफ्ते की जरूरत नहीं, पहले इनको ठीक कर देंगे हम। एक और सवाल, नवजोत सिंह सिद्धू फाइनली कांग्रेस में आ गए हैं। बहुत दिनों तक इंतजार कराया शायद आपकी पार्टी को भी, और अब उन्होंने दामन थाम लिया कांग्रेस का। क्या रोल नवजोत सिद्धू के लिए देखते हैं आप? ये तो पूछ रहे हैं, आज तक तो यही कब आएंगे जी, कब आएंगे जी, कब आएंगे जी, आ गए। अब आप पूछने लगे क्या रोल होगा। रोल तो होगा जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बताएंगे। एक और सवाल वो ये कि जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है उसको लेके लगता है कि कई जगह पर कांग्रेस के वर्कर्स में या जो लोअर रंग के जो लीडर्स हैं उनमें थोड़ा सा डिसकंटेंट है, उससे कैसे डील करेंगे? देखिए, वो तो वी आर सबको बता रहे हैं कि ये तो देखिए 1600 में से सिर्फ 117 को मिल सकती सी सीट, बाकी जो रह गए
जो हमारे कैंडिडेट को मदद करेंगे दिल से और जिताएंगे, मैं उनको देखूंगा, मैं उनकी देखभाल सब करूंगा जब गवर्नमेंट बनेगी। थैंक यू सो मच। तो ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और भूतपूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब में विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की रणनीति को लेकर। कैमरा पर्सन जुनैद खान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी के लिए, तलवंडी साबो और मनसा के बीच। कांग्रेस में शामिल होने के बाद आज नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू का शानदार स्वागत किया। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त अमृतसर में रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कल पंजाब की अकाली बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने राज्य में नशाखोरी के लिए बादल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लंबे इंतजार और कई दौर की बातचीत के बाद नवजोत सिंह सिद्धू रविवार को कांग्रेस में शामिल हुए। और आइए अब बात करते हैं गोवा की। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ने 8 जनवरी को पार्टी की रैली में लोगों से कांग्रेस और बीजेपी से पैसा स्वीकार करने और वोट आम आदमी पार्टी को ही देने की बात कही थी। आयोग ने केजरीवाल को बुधवार तक अपना जवाब देने के लिए कहा है। गोवा में एक दौर में 4 फरवरी को मतदान होना है और वहां 4 जनवरी से आदर्श आचार संहिता लागू है। और रवीन सिंह शोरान गोवा में मौजूद हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख करेंगे। रवीन, गोवा की हलचल के बारे में बताएं, खासतौर से आज नजरें कांग्रेस के महागठबंधन के ऐलान को लेकर हो सकती है। वहां जिस तरह का गठबंधन होने की बात कही जा रही है, हालांकि इसमें संशय जरूर बरकरार है क्योंकि 40 में से 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है और एनसीपी को लेकर भी कुछ अच्छे संकेत नहीं मिले। ऐसे में किस तरह की खबरें आ रही गठबंधन को लेकर? जी देखिए, आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जो कि गोवा के इंचार्ज हैं दिग्विजय सिंह, वो आज गोवा में हैं और पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है उसके साथ बातचीत चल रही है। और गोवा जो किस तरीके से अलायंस के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी उस पर लगातार सबकी नज़र है। हालांकि 34 सीटें जैसे आपने बताई है 2 सूचियों के तहत वो जारी कर दी गई है। बावजूद उसके कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जो छोटे दल हैं, गोवा फॉरवर्ड है या जो पहले पुराने समय में इस कांग्रेस पार्टी के सहयोगी रहे हैं, उन लोगों के साथ किस तरीके से अलायंस किया जाए। छोटे छोटे पॉकेट्स में जो छोटे नेता हैं वो कुछ इलाकों में मजबूत हैं, वहाँ उनके साथ किस तरीके से गठबंधन किया जाए, इसके लिए चर्चा यहाँ पर जारी है। एनसीपी की जहाँ तक आपने बात की, एनसीपी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल वो भी आज गोवा में हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि शाम को 4 बजे जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कांग्रेस दफ्तर में, उसमें इस बात का खुलासा हो जाएगा कि कौन कितनी सीट पर यहाँ पर चुनाव लड़ने वाला है। कांग्रेस अकेले चुनाव में जाएगी या फिर गठबंधन के तहत इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तस्वीर कांग्रेस के गठबंधन को लेकर जरूर साफ होगी और अपडेट आपने हम तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गोवा के बाद आइए रुख करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में बीजेपी ने 70 में से 64 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कल इन नामों का ऐलान किया। पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए बागियों समेत अपने तमाम मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया है। जिन बड़े नामों का ऐलान हुआ उनमें चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज, सितारगंज से विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा, देवप्रयाग से विनोद कंडारी, रानीखेत से अजय भट्ट, रायपुर से उमेश शर्मा, काऊ डोईवाला से त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य को भी टिकट मिला है। और अब नजर मणिपुर पर। नगा आंदोलन के चलते मणिपुर में चुनाव आयोग की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। इससे निपटने के लिए मणिपुर सरकार ने भले ही नगा लोगों की मांग पर ध्यान न दिया हो, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने तरीके से उनके जले पर मरहम लगाने की कोशिश की है। नए जिलों की मशीनरी को चुनाव के काम में नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने चुनाव आयोग की ये बात मान ली है। असली चुनौती नगा सहित अन्य अतिवादी गुटों को चुनाव में बाधा ना पहुंचाने के लिए समझाना है, जिसके लिए आयोग काम कर रहा है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले बनाए गए 7 नए जिलों को चुनाव के काम से अलग रखने का फैसला लिया गया है।
चुनाव आयोग प्रदेश के पुराने 9 जिलों की प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से ही काम करेगा। कि स्टेट ने ये रिकमेंडेशन किया इलेक्शन कमीशन को कि पुराना जो सिस्टम था वही चले, क्योंकि अब इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गया है। तो जब इतना नज़दीक आ गया तो फिर से जो चल रहा था प्रिपरेशन उसमें बदलाव लाना ठीक नहीं रहेगा। नगा संगठनों की आहत भावनाओं को इससे राहत मिल सकती है। राज्य सरकार ने उनके साथ कोई बात नहीं की है, लेकिन वे चुनाव के काम में बाधा न पहुंचाएं, इसके लिए चुनाव आयोग से बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। पूरा मणिपुर में माने जितना जिला अधिकारी है उनके ऑफिस में, फिर सब SDO जो है उनके लेवल, तहसील के लेवल में, सब जगह जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हम लोग एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि नए जिले बनाने और नगा संगठनों की आर्थिक नाकेबंदी के बावजूद किसी भी संगठन ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा नहीं की है। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को चुनाव होने हैं और सरकार के अचानक नए जिले बनाने की घोषणा के बाद यूनाइटेड नगा काउंसिल ने इम्फाल घाटी में आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है। इससे चुनाव आयोग की चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। मणिपुर में स्थिति खराब है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में काम करते करते यहाँ की जनता, प्रशासन और चुनाव अधिकारियों में भी एक खास तरह की सक्षमता आई है। और जो खबरें हैं, इस बार बड़े पैमाने पे तकनीक और आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जनता और चुनाव संपन्न कराने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को कोई दिक्कत पेश न आए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन। और इसी के साथ फिलहाल विधानसभा चुनाव से जुड़े हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।